तो वो सब्सटेंसेस जो कि फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, जो फ्लो कर सकते हैं वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो होते हैं फ्लूइड, जिनको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। जैसे आप ये समझो लिक्विड, तो कोई भी लिक्विड है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है ना कि लिक्विड कैन बी फ्लो, तो वो एक फ्लो कर सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकता है इटसेल्फ, है ना। तो उस केस में जो भी ऑब्जेक्ट फ्लो कर सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो हो जाएंगे फ्लूइड। और ऐसे ही आप गैस को भी देखो, गैस की स्टेट है तो वो भी फ्लो कर सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकता है। तो दैट मीन्स जो कॉमन फ्लूइड्स होते हैं वो ज्यादातर गैसेस होते हैं और लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप वाटर को ले लो, जनरली लोग वाटर की बात यहाँ पे आगे करने वाले हैं, तो वाटर इज अ फ्लूइड, ठीक है। अब देखो फ्लूइड क्या करता है कि फ्लूइड जिस भी कंटेनर में होगा उस पे उस कंटेनर पे पूरी तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करता है। आप ये कह सकते हो फ्लूइड किसी भी कंटेनर में अगर आपने फिल करके रखा है, चाहे वो वाटर हो गैस हो, तो वो क्या करेगा उस कंटेनर पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। और इसी प्रॉपर्टी से हम लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा कि जो बायंसी होती है, वो बायंसी की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमको फ्लूइड्स में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग फ्लूइड को ले रहे हैं वो हम लोग का कौन सा होगा, लिक्विड होगा। लिक्विड में हम लोग वाटर कंसीडर करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम वाटर में इमर्स करते हैं तो उसमें क्या रिएक्शन होता है, ये हम लोग अब समझने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहला टॉपिक आपने ये समझा कि व्हाट इज द फ्लूइड। फ्लूइड होता क्या है, दोज ऑफ सब्सटेंसेस विच कैन बी फ्लो, जो फ्लो हो सकते हैं। जैसे आप लिक्विड को ले लो, गैसेस को ले लो, दीज आर द फ्लूइड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायंसी। तो बायंसी क्या होता है, जरा इसको हम लोग समझेंगे। बायंसी, ठीक है। तो चलो इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि बायंसी होता क्या है। मेन आपको समझना है इसके कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो चलिए हम लोग वेसल लेते हैं, कंटेनर ले लेते हैं, उस कंटेनर में क्या किया, वाटर फिल कर लिया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वाटर फिल कर लिया, ये है वाटर, ठीक है ना। अब इस वाटर में अगर आप देखिए, तो वाटर में अगर आप किसी कॉर्क को ले लो या प्लास्टिक के किसी बॉल को ले लो, ठीक है, आप अगर इसमें क्या करते हो, इसमें इमर्ज करते हो। जब इसमें आप इमर्ज करते हो तो बॉल गले में यहाँ पर होगा और आप इसको इस तरीके से फोर्सफुली पुश कर रहे हो। तो ये फोर्सफुली जब आप पुश करते हो तो ये भी हो सकता है कि इस लिक्विड में आ जाए, लिक्विड में इमर्ज हो जाए, ठीक है। पार्शियली अभी ये पार्शियली इमर्ज है। पार्शियली का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट अगर पूरी तरीके से लिक्विड में इमर्ज नहीं हुआ है तो दैट मींस इसको पार्शियली बोलते हैं। अगर आपने और फोर्स लगाया और अगली बार में तो ये आ गया कहां, इस लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड के अंदर आ गया बॉल, आपने फोर्स लगाया और ये लिक्विड के अंदर आ गया। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो बॉल है, ड्यू टू द फोर्स, आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से लिक्विड में इमर्ज तो हो गया, लेकिन अगले स्टेप में होगा क्या, जैसे ही आप इस फोर्स को हटाओगे, ये जो फोर्स आपने लगाया है, जैसे ही आप हटाते हो तो जो प्लास्टिक की बॉल है या जो कॉर्क है, ठीक है, उल्टा होता है, ये क्या होगा, फिर वापस से अगले स्टेप में देखोगे ये यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, सरफेस पे पहुंच जाएगा। फिर कहाँ चला गया, सरफेस पे चला गया। दैट मींस कि फ्लूइड या जो आपका लिक्विड है, जो कि फ्लूइड है, तो लिक्विड में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करता है और ये फोर्स अप्लाई करके वापस से इसको क्या करता है, वापस से अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से फोर्स लगा के आपने इसको इमर्ज किया था उसी डायरेक्शन में वापस से इसको रिटर्न कर देता है। दैट मींस कि लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर इमर्ज किया जाए तो उसमें वो एक फोर्स अप्लाई करता है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज द बायंसी। बायंसी क्या है, फ्लूइड का वो प्रॉपर्टी जिससे वो किसी ऑब्जेक्ट पे जो उसमें इमर्ज किया जा रहा है उस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज द बायंसी। बायंसी प्रॉपर्टी लिक्विड्स में होती है। फ्लूइड्स, बायंसी टर्म्स को हम लोग फ्लूइड में डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी लिक्विड में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करेंगे तो वो उस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, एक प्रेशर जनरेट करेगा, जिससे वो फिर क्या करेगा, जैसे ही आप अपने एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हो फिर वापस से वो उस सरफेस, उस लिक्विड से बाहर हो जाता है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज द बायंसी ऑफ द लिक्विड। बायंसी इस लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है जिससे ये जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं बायंसी, ठीक है। तो अब आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि बायंसी क्या होता है। बायंसी मींस कि ऑब्जेक्ट का
ऑब्जेक्ट को जब हम किसी लिक्विड में इमर्ज करें और वो वापस इमर्ज करने के लिए आप फोर्स अप्लाई करोगे, और फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर आप उसमें से उस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हो, वो वापस से लिक्विड से बाहर आ जा रहा है। क्यों आ जा रहा है ये हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो बायंसी है ये एक फोर्स जनरेट करती है। कि बायंसी फिनोमिना से फोर्स जो लिक्विड है उस ऑब्जेक्ट पे जनरेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइंड। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बाइंड फोर्स क्या होता है। बायंसी इज अ फिनोमिना, वो एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी कैसे वर्क, मतलब कैसे इस प्रॉपर्टी से में क्या ऐसा है जिससे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो वापस से रिटर्न हो जाता है। ठीक है, वापस से वो बाहर हो जाता है स्प्लिट से। तो उसके लिए उस लिक्विड में एक बाइंड फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपने इमर्स किया था वापस से वो बाहर आ जाता है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स का क्या है? तो बाइंड फोर्स क्या होता है? देखो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे फिनोमेना की, जो कि है आपका बायंसी। अब ये जो बाइंड फोर्स है वो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पे लिक्विड लगाता है। जैसे सपोज कर लो कि इस पे क्या किया आपने, किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज कर लो किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आप इमर्ज कर रहे हो। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को आप इमर्ज कर रहे हो तो इमर्ज करेंगे तो इमर्ज करेंगे तो यहाँ पर ये लिक्विड में इमर्ज हो रहा है। तो इमर्ज होते समय ये जो इसके जो कह सकते हो जो लिक्विड है या लिक्विड है, कह लो वाटर ही है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं या कह लो जो जो लिक्विड का पार्ट है, एक पार्ट क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। आप समझ सकते होगे जो वॉल्यूम होगा इस ऑब्जेक्ट का, जितना वॉल्यूम होगा इस ऑब्जेक्ट का, अगर वो कंप्लीटली इमर्ज हो रहा है वाटर में, तो वो क्या करेगा, अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर को डिस्प्लेस करेगा। इस बात को ध्यान से समझिए, यही मेन कॉन्सेप्ट है बाइंड फोर्स जनरेट होने का। कितना बाइंड फोर्स जनरेट होगा इसके लिए भी ये जानना जरूरी होता है कि उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है। ठीक है, अगर आप देखोगे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली इमर्ज कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटली इमर्ज कर दिया गया है, पूरी तरीके से डुबा दिया गया है, तो उस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर डिस्प्लेस करता है। इस बात को समझ पा रहे हो ना? कभी भी आप वाटर ले लो, लिक्विड ले लिया आपने, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इमर्ज किया तो देखते हो उसका वाटर का लेवल इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है ना? क्यों इंक्रीज किया? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट किया, उसमें इमर्ज किया है, वो अपने वॉल्यूम के इक्वल वहां से वाटर को डिस्प्लेस करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज को अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि क्या बात हम बोल रहे हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? जिस भी ऑब्जेक्ट को आप इमर्ज कर रहे हो लिक्विड में, वो अपने वॉल्यूम के इक्वल वाटर को डिस्प्लेस करता है। और ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर है यही कॉज होता है, यही कॉज होता है इस बाइंड फोर्स के लिए। ठीक है, तो बाइंड फोर्स फिलहाल अभी क्या होता है हम ये समझने जा रहे थे, कॉज इसके बाद पढ़ेंगे। बाइंड फोर्स इज अ फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो बाइंड फोर्स क्या होता है? बाइंड फोर्स वो फोर्स होता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, ऑब्जेक्ट को पुश करता है, ये ऊपर जाने के लिए इसको पुश करता है। ठीक है ना भाई, आपने फोर्स लगाया, या सपोज कर लो कि जो ऑब्जेक्ट है उसका खुद का वेट है और वेट की वजह से वो इसमें इमर्ज हो रहा है, बट यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एप्लीकेबल होगा ड्यू टू दिस स्प्लिट। ड्यू टू दिस स्प्लिट एक फोर्स जनरेट होता है जो कि इस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वापस से अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए इसको उस पे फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है ना? तो दिस फोर्स इज नोन एज द बाइंड फोर्स। इसी को आप बोलते हो जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसी को कहते हो आप बाइंड फोर्स। इसको आप कहते हो बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। इसको आप अगर बोलना चाहो तो एक अपथ्रस्ट फोर्स भी इसको बोला जा सकता है। अपथ्रस्ट दैट मींस अपवर्ड डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट मींस जिधर से आपने उसको इमर्ज किया है, इमर्ज करने का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वही अपथ्रस्ट डायरेक्शन होगा, ऊपर की तरफ लगेगा ये फोर्स, इसीलिए इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, अपथ्रस्ट बोला जा सकता है, ये भी एक फोर्स होता है।
तो बाइंड फोर्स ही क्या है? बाइंड फोर्स दैट मींस कि वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में वापस से भेजने के लिए एप्लीकेबल होता है ड्यू टू द फ्लूइड। ठीक, अब ये होता कैसे है, मतलब ये जो जो ये कॉज है ये आता कहां से, तो हम लोग अब समझने जा रहे हैं कॉज ऑफ बाइंड फोर्स। ये जो बाइंड फोर्स आपने देखा इसका कॉज क्या है, कॉज के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए हम लोग समझने जा रहे हैं कि कॉज ऑफ बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स का कॉज क्या है। तो चलिए फिर से एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे ताकि ये चीज समझ में आ जाए आपको। फिर से आपने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में फ्लूइड है, दैट मींस आप लिक्विड कह सकते हो, वाटर कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें सपोज कर लो किसी ऑब्जेक्ट को आपने इमर्ज कर लिया, किसी ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पर इमर्ज कर रखा है। ठीक है, आप क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आपने इमर्ज कर रखा है। ठीक है, बॉल है, स्फेरिकल बॉल है और इसको हमने इमर्ज कर दिया। ठीक है ना, अब होगा क्या कि आपको भी ये पता बताया गया है कि जब फ्लूइड क्या करता है कि जिस वेसल में होता है उस पे वो हर एक पार्ट पे, वेसल के हर एक पार्ट पे जहां वो कांटेक्ट में है उस पे प्रेशर अप्लाई करता है। ठीक है, प्रेशर जनरेट करता है वॉल्स पे, फ्लूइड करता है। ठीक है, तो अब ये बताइए जो ये वॉल्स पे प्रेशर जनरेट कर रहा है वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब उस फ्लूइड में किसी आपने ऑब्जेक्ट को इमर्ज कर दिया तो क्या उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे फ्लूइड प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो देखिए एक तो यहाँ से प्रेशर ऐसे लगाएगा, कुछ प्रेशर आप देख सकते हो इस तरीके से लगेंगे, कुछ प्रेशर इधर से ऐसे लगेंगे। ठीक है ना, ये प्रेशर अप्लाई करता है, और कुछ प्रेशर आप देख सकते हो यहाँ से भी अप्लाई होगा कुछ इस तरीके से, और कुछ प्रेशर यहाँ से भी अप्लाई होगा। ठीक है, होता क्या है कि जो इसके वॉल्स के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर लगते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इक्वल प्रेशर होने की वजह से ये इफेक्टिव नहीं होता है। बट यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होता है, यहाँ पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर जनरेट करता है ड्यू टू द, ये देखो ये जो जो आप समझ चुके हो कि जो आप वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है वो मेन फैक्टर होता है इसमें अपथ्रस्ट फोर्स के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप देखो जो यहाँ पर वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है इसका वाटर का जो वाटर जो कह सकते हो कि आप इस चीज को हम ऐसे आपको समझाएं कि यहाँ पर सब कुछ लेवल पहले वाटर के यहाँ रहा होगा, तो यहाँ रहा होगा। ठीक है ना, अब डिस्प्लेस होने का मतलब ये नहीं कि बाहर निकल गया, ऐसा नहीं आप सोचिए, मतलब ये सपोज करो कि इस पॉइंट पे पहले वाटर का लेवल रहा होगा, लेकिन जब आपने इसमें ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया तो ये लेवल कुछ इंक्रीज होकर ये आ गया, इतना लेवल आपका इंक्रीज हो गया। तो कहने का मतलब जो वाटर है वो अपने कंटेनर में ही डिस्प्लेस हुआ, बाहर नहीं आ गया। ठीक है, और जो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है उसी जितना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस हो रहा है उसी वॉल्यूम से ये बाइंड फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, अभी आप आगे प्रिंसिपल में भी इस चीज को पढ़ने वाले हो, ये सब चीजें अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होइएगा इसके लिए। अभी आप हम लोग मेन टॉपिक पे वापस आ जाएं, तो आप देखो यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट करता है ना, तो जो फ्लूइड है प्रेशर अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट पे, इसी की वजह से वहां पर एक फोर्स जनरेट होगा और वो फोर्स क्या करेगा, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। दिस इज द कॉज ऑफ द बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स जो है कहां से आता है, आप ये कह सकते हो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपने जिस कंटेनर में है या उसमें कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके सरफेस पे प्रेशर अप्लाई करता है, एक कॉज ये ही है। और दूसरा जो सबसे मेन कॉज है, बार बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो मेन कॉज होता है, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होता है वाटर का, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इसके इक्वल होगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इक्वल होगा इस जो ऑब्जेक्ट आप इमर्ज कर रहे हो उसके वॉल्यूम के इक्वल। दैट मींस अगर आपको इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पता है तो आप इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम मालूम कर सकते हो, और अगर आपको डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम पता चल गया तब फिर हम लोग ये बता सकते हैं कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसके लिए भी आगे कैलकुलेशन हम लोग न्यूमेरिकल्स पार्ट में चलेंगे तो करके देखेंगे भी। ठीक है, ये तो हो गया कॉज ऑफ बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स कहाँ से आया। अब हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि जो ऑब्जेक्ट जब आप इमर्ज करते हो ना, तो जो जितना पार्ट इमर्ज होता है, जैसे आप समझो कि आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्ज कर रहे हो, तो आपने पहले उसका 1/4 पार्ट इमर्ज किया, फिर 1/3, फिर और कुछ बढ़ाया, 2/3 पार्ट इमर्ज किया, फिर कंप्लीटली इमर्ज कर दिया। तो जितना पार्ट आप इमर्ज करते हो उतना ही उसमें बाइंड फोर्स क्या होता है, बढ़ता जाता है। दैट मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट आप इमर्ज कर रहे हो लिक्विड में
वो कितने पार्ट तक उस लिक्विड में इमर्ज हुआ है, दैट मीन्स उसके वॉल्यूम से भी हम लोग ये पता लगाते हैं कि कितना उसमें वेट लॉस हो रहा है और कितना वहां पर बाइंड फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है, उससे चलिए हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। बुक आप देखते रहिएगा, बुक में सारे एक्सपेरिमेंट आपके दिए हुए हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं। अगला टॉपिक है एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मैग्नीट्यूड ऑफ द बाइंड फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंड फोर्स जरा समझ लिया जाए। चलिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ बाइंड फोर्स, ठीक है ना। अब चलिए बाइंड फोर्स में कुछ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि बाइंड फोर्स पे कैसे मैग्नीट्यूड चेंज होता है बाइंड फोर्स का। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में कुछ इस तरीके का है कि आप यहाँ पर एक कंटेनर ले लो। इस कंटेनर में आपने क्या किया, फ्लूइड यहाँ पर भर दिया, ये आपका फ्लूइड है, ठीक है। चलिए यहाँ फ्लूइड है। अब यहाँ से आपने क्या किया कि एक कोई वेट ले लिया और इस वेट को हम लोग यहाँ पर कुछ इसको बोलते हैं, जो वेट को हम लोग मेजर करते हैं यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस से इस वेट को मेजर किया। तो स्प्रिंग बैलेंस से ये है आपका स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस से इसको हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे और सपोज करेंगे तो 150 ग्राम, ठीक है। मतलब एयर में इस ऑब्जेक्ट का एयर में जो मास आ रहा है वो आपका आ रहा है 150 ग्राम, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इसको इस लिक्विड में इमर्ज करने जा रहे हैं। आप देखो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप ऊपर जो लिक्विड है ऊपर थोड़ा सा अपने लेवल से और ऊपर जाएगा और इस समय आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ये कंप्लीटली इंसर्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा आपने यहाँ इंसर्ट किया। और जो स्प्रिंग बैलेंस में जो मेजरमेंट होगा, आप देखिए यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ मेजरमेंट शो करता है। इस स्प्रिंग बैलेंस में जो मेजरमेंट आएगा अब आपको 150 ग्राम नहीं मिलेगा, क्या होगा, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ये हो जाएगा सब कुछ 130 ग्राम, कुछ लाइट हो गया, कम हो गया इसका वेट, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट में आपने इसको और इमर्ज किया, आपने इसको और इमर्ज किया कुछ इस तरीके से, आपने कुछ इस तरीके से और इमर्ज कर दिया ऐसा, देख सकते हो। तो अब जब इस लिक्विड में आपने इस ऑब्जेक्ट को और ज्यादा इमर्ज किया, मतलब ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम उसमें इमर्ज हो गया, तो इसका जो वेट था पहले 150 ग्राम का 130 ग्राम में था, अब आ गया 110 ग्राम, तो उसको इसका जो है 110 ग्राम आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो वेट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इसका। पहले वेट कुछ 150 ग्राम था, फिर 130 ग्राम हुआ, 110 ग्राम हुआ, कैसे है, कैसे वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि इस लिक्विड से इस स्प्लिट से इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो जिससे उसका वेट क्या होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है। दैट मींस यहाँ पर आपको इस लिक्विड से इस पर एक बाइंड फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से आप इसको समझ रहे हो और ये भी समझ रहे हो कि वॉल्यूम भी कितना डिपेंडेंट होता है। दैट मींस वॉल्यूम का भी केस कितना डिपेंडेंट होता है। जब आपने इस लिक्विड को इस ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्ज नहीं किया था उस समय देखो 150 ग्राम था, आपने इस लिक्विड में थोड़े से पार्ट मतलब वॉल्यूम जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वो कम इमर्ज किया, कम वॉल्यूम इमर्ज किया, उस समय वेट लॉस हुआ वो भी कम हुआ। लेकिन अब आपने ज्यादा इमर्ज कर दिया तो इसमें और वेट लॉस हो गया। अब चलिए कंप्लीटली इमर्ज कर देते हैं तो और वेट लॉस हो जाएगा। एक और एक्सपेरिमेंट इसमें देखते हैं तो, और यहाँ पर आप देखिए आपने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली इस लिक्विड में इमर्ज कर दिया। जब इस लिक्विड में कंप्लीटली आप इमर्ज कर दोगे तो देखोगे इसका वेट लॉस और वेट लॉस होगा और ये करीब हो जाएगा 90 ग्राम के आसपास, ठीक है। तो आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन मिलता है हमको कि जैसे जैसे हम लिक्विड के पार्ट को जो ऑब्जेक्ट को लिक्विड में जिस तरीके से इमर्ज करते जाएंगे उस तरीके से उसमें वेट लॉस होता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप उसको कंप्लीटली इमर्ज कर देते हो तो जो मैक्सिमम वेट लॉस होगा वो हो जाता है। मतलब अब इस समय ये हुआ क्या, ध्यान से इस बात को आप समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जा रहा है। इस समय को जो मेन कॉज था यहाँ पे वॉल्यूम ही था। वॉल्यूम जितना ज्यादा इमर्ज करोगे उतना ही ज्यादा वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। सपोज करो आपने इस समय
जितना ही पार्ट जो तुमने डैश शेडेड करके बनाया, जितना ही पार्ट आपने इमर्ज किया है, तो जितना पार्ट इमर्ज हुआ लिक्विड में उतने ही पार्ट का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। वाटर का जो वाटर डिस्प्लेस हुआ वो जितना पार्ट इमर्ज हुआ है उसी के इक्वल वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा। तो यहाँ पे इसमें बाइंड फोर्स कम लगा, बाइंड फोर्स कम जनरेट हो पाया। आपने अगली बार में इसको इतने पार्ट को इमर्ज कर दिया, आप देख सकते हो आपने इतने पार्ट को जब इमर्ज कर दिया तो बाइंड फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। बाइंड फोर्स बढ़ गया तो यहाँ जो उसका वेट लॉस ज्यादा हो गया, बाइंड फोर्स बढ़ गया ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ऑब्जेक्ट का जो इमर्ज किया जा रहा है, साथ ही साथ जो वाटर डिस्प्लेस होगा उसकी जगह खाली होगी, जो वाटर है वहां से हटेगा तब ना लिक्विड इमर्ज होगा। तो जितना जितना ऑब्जेक्ट इमर्ज हो रहा है उतना ही वाटर उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल का वाटर ही डिस्प्लेस हो रहा है। तो इस बार देखो ज्यादा वॉल्यूम इमर्ज किया आपने ऑब्जेक्ट का तो ज्यादा वाटर डिस्प्लेस हुआ और यहाँ पर बाइंड फोर्स क्या हो गया, और बढ़ गया। अब बाइंड फोर्स इंक्रीज होने से इसका वेट लॉस हो गया और ये हो गया 110 ग्राम का, ठीक है ना। लास्ट वाले में अगर हम देखें तो हमने पूरा ऑब्जेक्ट टोटली इमर्ज कर दिया। अब जब टोटली आपने इसको इमर्ज किया है तो उस केस में क्या होगा, इसका जो जो बाइंड फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगा। बाइंड फोर्स मैक्सिमम क्यों हो गया, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम था, जो ऑब्जेक्ट है उसका जितना वॉल्यूम था वो टोटली इमर्ज हो गया, तो उसके वॉल्यूम के इक्वल पूरा का पूरा वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा। और जब ज्यादा वाटर डिस्प्लेस हुआ दैट मींस कि वहां पे बाइंड फोर्स भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा और इसका वेट लॉस होकर के हो गया 90 ग्राम। तो आप देख सकते हो कि जब आप किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज कर रहे थे तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने इसके वेट लॉस को देखा और ये बात समझा कि जो जो बाइंड फोर्स है वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। और अगला टॉपिक हम लोग का यही है कि जो बाइंड फोर्स है वो किन किन टर्म्स पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है, बाइंड फोर्स डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के, जिस ऑब्जेक्ट को आप इमर्ज कर रहे हो उसके वॉल्यूम के पे डिपेंड करता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लिक्विड आपका है, जो फ्लूइड है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को इमर्ज कर रहे हो, वो भी सेकेंडरी केस है कि वो उस लिक्विड के, उस फ्लूइड के डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। डेंसिटी कैसा है, डेंसिटी समझते हो, जैसे डेंसिटी में आप वाटर के ले लो और हनी ले लो, वाटर हनी ले लो, हनी और वाटर को एक साथ आप गिराओ तो देखोगे वाटर तो तुरंत नीचे आ जाएगा, वाटर तो जैसे ही आप उसको गिराओगे नीचे आ जाएगा, बट हनी को देखोगे तो उसको टाइम लगेगा। तो जहां पर ऐसे सब्सटेंस जिसके जिसके फ्लो होने में टाइम लेता है, वो क्विकली फ्लो नहीं हो पाता, दैट मींस उसकी डेंसिटी ज्यादा है। और हम केमिस्ट्री की हेल्प से अगर आपको बताएं तो वहां हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जिनके मॉलिक्यूल ज्यादा डेंस होते हैं, जिनके जिनके जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं जो उनके अंदर वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो उतने ही ज्यादा डेंस होते हैं। डेंस होंगे तो डेंसिटी ज्यादा होने से उनका फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है। जिसकी डेंसिटी कम है उसका फ्लो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बाइंड फोर्स है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है। तो बाइंड फोर्स दो टर्म पे डिपेंड करता है। पहला क्या है कि वो उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम होता है, और डिस्प्लेस्ड वाटर से हम लोग बाइंड फोर्स कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, जिस लिक्विड में आप इमर्ज कर रहे हो उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी पर भी बाइंड फोर्स डिपेंड